जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज कृतिका साहू। घटना चक्र की सीरीज में आज हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स, कौन सी पोजीशन एज वेल एज कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे जो कि घटना चक्र में दी गई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिस्ट से। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स लिए हैं जो कि घटना चक्र में मेंशन है। सबसे पहला है दीवाने मुस्तखरज। देखिए, जो वर्ड है मुस्तखरज, इसका मतलब होता है हैविंग राइट्स ऑन समथिंग। एक्सट्रैक्शन राइट्स जिसको हासिल होते हैं उसको बोलते हैं मुस्तखरज। तो यहाँ पे हम किस चीज के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो दीवाने मुस्तखरज इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। स्टार्ट किसने किया था? अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट है दीवाने रियासत एंड उसके बाद है दीवाने रिसालत। दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। दीवाने रियासत जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल है। स्टार्ट किसने किया था? अलाउद्दीन ने। तो देखिए, जो रियासत है, द टर्म रियासत का मतलब होता है राज करना या फिर राज्य या फिर प्रिंसली स्टेट भी बोल सकते हैं। तो जो जनरली जिसके पास जो जो प्रिंसली स्टेट होता है उसको मैनेज करने के लिए हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो दीवाने रियासत विल कंट्रोल द मार्केट। सो ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल। एंड जो रिसालत है, जो वर्ड रिसालत होता है उसका मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग सम मैसेज। कुछ कुछ मैसेज को डिलीवर करना है। तो यहाँ पे किसके मैसेज की बात कर रहे हैं हम? तो यहाँ पे हम अल्लाह के मैसेज की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो टर्म है अल्लाह, ALA भी आ रहा है यहाँ पे और रिसालत में भी ALA आ रहा है। सो दैट वे एग्जाम में हमको क्लिक होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस इशू की बात कर रहे हैं। सो दीवाने रियासत जो है वो मार्केट कंट्रोल है एंड रिसालत जो है वो है रिलीजियस इश्यूज। इसके बाद का जो डिपार्टमेंट है दैट इज दीवाने आमिर कोही। ये हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी देखा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था और ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा। आमिर कोही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे स्टार्ट किया है। डू नॉट कंफ्यूज द नेम कि किसने स्टार्ट किया है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दीवाने बंदगन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के नाम है। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स है, किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो कि ही वॉज फाउंड ऑफ स्लेव्स। एंड बंदगन, तो देखिए बंदगन मतलब कुछ चीज को बांध के रखना, तो जनरली स्लेव्स को उन लोग बांध के रखते थे। सो दैट वे बंदगन से आज आपको याद आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दीवाने अर्ज। अर्ज का मतलब होता है आर्मी, AR and AR दोनों नाम में है। शुड बी एबल टू क्लिक। नेक्स्ट है दीवाने वजारत। जो दीवाने वजारत है इसको हेड करते हैं वजीर, और वजीर जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जनरली जो दीवाने वजारत है जिसको हेड करते हैं वजीर, द प्राइम मिनिस्टर, एंड वो डील करते हैं फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू मैटर्स में। जो जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो डील करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो दीवाने वजारत विल बी हेडेड बाय वजीर हु विल डील विद फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू मैटर्स। नेक्स्ट है दीवाने इंशा। इंशा का मतलब होता है गवर्नमेंट, दीवाने इंशा का मतलब होता है गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस बेसिकली वो होते हैं जो कि इंटर डिपार्टमेंट के बीच में जो लेटर ट्रांसफॉर्म होता है, एक दूसरे को लेटर लिखते हैं किसी भी मैटर पे, ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं, तो वो जो डील करते हैं उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए, इन और शाह, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये इंक है एंड ये शाही है। स्याही को जो हम शाही बोल सकते हैं। सो दैट वे इंक या फिर शाही, शाही से हम लेटर लिखते हैं और लेटर ऑफ करस्पॉन्डेंस जो होता है गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस के डिपार्टमेंट। सो दीवाने इंशा डिपार्टमेंट ऑफ या फिर गवर्नमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। कुछ डिटेल में हम वजीर को देखते हैं, दैट इज हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये थे चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सबसे पहला जो वजीर था वो अपॉइंट किया गया था अंडर महमूद गजनी। इनका नाम था अब्बास फजल बिन अहमद। एंड ही टेक्स केयर ऑफ, जनरली इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है वो है लगान की, टैक्स सिस्टम की, डोनेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अगर हम गोल्डन पीरियड की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स के लिए गोल्डन पीरियड था तुगलक पीरियड। स्पेसिफिकली जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके अंडर पे ये जो पोस्ट थी वो पीक पे थी। आर्मी की बात करते हैं, डिपार्टमेंट कौन सा था? दीवाने अर्ज, हमने ऊपर देखा है। और जो जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आर्मी को ऑर्गेनाइज करते थे दैट वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के बेस पे आर्मी को ऑर्गेनाइज किया जाता था। और कमांडर इन चीफ कौन होते थे आर्मी के? तो वो होते थे सुल्तान। जो बाकी पोस्ट थी दिल्ली सल्तनत की उसके बारे में देखते हैं। खान होता था एक पोजीशन, एक खान के अंदर 10 मलिक्स काम करेंगे। एक मलिक के अंदर 10 आमिर्स, आमिर्स होते हैं ऑफिसर्स,
सो एक मलिक के अंदर 10 ऑफिसर्स काम करेंगे। एक ऑफिसर के अंदर 10 सिपाह सलार काम करेंगे। सिपाह सलार बेसिकली वॉर लॉर्ड्स होते हैं। और एक वॉर लॉर्ड के अंदर 10 सारखेल काम करते हैं। सारखेल जो हैं वो हैं हेड ऑफ द ट्रुप्स ऑफ द हॉर्समैन। तो देखिए उस दिल्ली सल्तनत के समय पे जो वॉर लॉर्ड्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते थे वो थे हॉर्सेस। तो हॉर्सेस के ट्रुप को मैनेज करने के लिए होते थे सारखेल। सारखेल के ऊपर होते हैं सिपाह सलार, उसके ऊपर आमिर्स, उसके ऊपर मलिक्स, एंड मलिक के ऊपर होते हैं खान। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? वो होते हैं वजीर। अब देखते हैं टैक्सेस के बारे में, स्पेसिफिक टू फिरोज शाह तुगलक। सो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो टैक्स लिवाई करते थे बेस्ड ऑन कुरान। कुरान में जो टैक्स अलाउड है उसको ये लिवाई करते थे अपने सल्तनत में। तो सबसे पहले आता है खरज। खरज हमने ऊपर भी देखा है, मुस्त खरज, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बट यहाँ पे है खरज नामक का एक टैक्स होता था, ये होता है टैक्स ऑन लैंड। जजिया ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता है। खुम्स, खुम्स बेसिकली लूटेड मनी होता है। खुम क्या होता है कि जो वॉर होते हैं उसमें जो एनिमीज होते हैं उनके स्टेट को लूटा जाता है। एंड आफ्टर द लूट जो 4th-5th पार्ट ऑफ द लूट होता है वो सोल्जर्स को दिया जाता है, सोल्जर्स में बांट दिया जाता है। और जो 1/5 पार्ट होता है वो स्टेट ट्रेजरी में जाता है। बट अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे 4/5 पार्ट स्टेट ट्रेजरी को जाता था एंड 1/5 डिस्ट्रीब्यूट होता था सोल्जर को। ये इसलिए भी होता था क्योंकि अगर उनको कम पैसे मिल रहे हैं तो वो मार्केट कंट्रोल भी करते थे। तो जो उनके जो सल्तनत में जो प्राइस होता था वो कंट्रोल होता था। तो इवन दो कम सैलरी होती थी उससे भी इनका काम चल जाता था। खुम्स के अलावा होता है जकात। जकात जो होता है प्रॉपर्टी टैक्स, हमने देखा है। जकात बेसिकली जो जो टैक्स भरना होता है वो कैश के फॉर्म में नहीं होता, ग्रेन्स के फॉर्म में होता है। सो 4 टाइप के टैक्स जो लिवाई किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के अंदर बेस्ड ऑन कुरान: खरज, जजिया, खुम्स एंड जकात। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो वो था विलेज, जो कि गवर्न किया जाता था सेल्फ गवर्नेंस एंड पैटर्नल अथॉरिटी के थ्रू। साथ साथ में जो हाईएस्ट ऑफिशियल थे लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल विलेज लेवल पे वो थे चौधरीज। इसके साथ 2 तरीके की मेजर करेंसी थी, जितल दैट इज कॉपर कॉइन एंड तनका दैट इज सिल्वर, जिसका रेशियो था 1:48। इल्तुतमिश जो थे वो फर्स्ट टर्किश रूलर थे जिन्होंने प्योर अरेबिक कॉइन इशू किया था। जो लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद थे उनका नाम था मुस्तसिम, और जो उनके पहले जो थे खलीफा उनका नाम था खलीफा अल मुस्तानसिर। सो अल मुस्तानसिर का नाम जो था वो इल्तुतमिश के कॉइन पे था, ना कि मुस्तसिम का। इसके साथ साथ 2 लॉज हैं, एक है हादिस जो कि इस्लामिक लॉ है एंड दूसरा है जवाबित जो कि स्टेट लॉ है। अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला सवाल है, द हिस्टोरियन बर्नी रिफ्यूज टू कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान्स एज ट्रू इस्लामिक। तो उनका ऐसा मानना था क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी दे डिड नॉट फॉलो इस्लाम एज द रिलीजन। तो क्योंकि नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन मेजॉरिटी पे थी इसलिए उनका ये मानना था कि जो दिल्ली सुल्तान्स के अंदर जो इंडिया है वो ट्रू इस्लामिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द रूलर्स आमिर्स एंड सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए टर्किश। मोस्ट ऑफ द रूलर्स एंड सुल्तान ऑफ सल्तनत एज वर फ्रॉम टर्किश क्लास। सुल्तान जो थे ये थे चीफ ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, इसलिए द पर्सन अपॉइंटेड ऑन द मोस्ट पावरफुल डेजिग्नेशन वर रिफर्ड एज आमिर इन सल्तनत पीरियड। देयर इम्पैक्ट एमर्ज स्ट्रांगली व्हेन सुल्तान वॉज अनवर्दी, वीक एंड इन्फेंट। तो अगर मान लो जब सुल्तान अगर वीक सुल्तान हो जाता है तो आमिर की जो पोजीशन थी वो सबसे स्ट्रांग बन जाती थी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मोस्ट पावरफुल होता था उनको ये डेजिग्नेट किया करते थे। इसके साथ साथ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वाज करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये तो हमें पता है, जो बंदगन था ये तुगलक फिरोज शाह तुगलक के अंदर था। बाकी की डिटेल्स हम देखते हैं। दीवाने बंदगन वॉज स्टैब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक। दिस डिपार्टमेंट डेल्ट विद द स्लेव्स, ये हमने देखा है पहले। इसके अलावा जो मुस्तखरज है वो अलाउद्दीन खलजी ने स्टैब्लिश किया था टू अबॉलिश करप्शन एंड लूट फ्रॉम द रेवेन्यू सिस्टम। साथ साथ में मोहम्मद बिन तुगलक ने डिपार्टमेंट ऑफ आमिर को ही दैट इज एग्रीकल्चर के लिए स्टार्ट किया था। एंड जो दीवाने अर्ज हैं दैट इज मिलिट्री डिपार्टमेंट या फिर आर्मी डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, ये स्टार्ट किया था बलबन ने। हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत, तो ये थे बलबन। बलबन वॉज अनडाउटेबली वन ऑफ द मेजर आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इन्होंने दीवाने वजरत दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर हम इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं,
इस मैटर को डील करने के लिए दीवाने वज़रत की स्थापना करी। इसके साथ साथ ही क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, जो कि दैट इज मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसके बाद इन्होंने अलग अलग पार्ट ऑफ द किंगडम पे दीवाने अर्ज को डिप्लॉय किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें जो नॉट लिखा है वो हो जाएगा दीवाने रियासत। मुस्तखरज अलाउद्दीन खलजी हमने देखा है, आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। खैरात, खैरात थे फिरोज शाह तुगलक, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। तुगलक के दो ही बहुत इंपॉर्टेंट शौक थे, एक तो था ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, इसके साथ साथ में ये चैरिटी वर्क पे भी बिलीव करते थे। तो जो खैरात थे वो थे डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एंड देन जो दीवाने रियासत है ये अलाउद्दीन खलजी ने स्टार्ट किया था मार्केट कंट्रोल के लिए। इस क्वेश्चन में भी मैच द फॉलोइंग करना है, डिपार्टमेंट के नाम दे दिए गए हैं और उनकी डिटेल्स। दीवाने अर्ज ये हो जाएगा मिलिट्री डिपार्टमेंट, रिसालत ये हो जाएगा रिलीजियस डिपार्टमेंट, दीवाने इंशा ये है स्टेट करस्पॉन्डेंस, एंड वजारत ये हो जाएगा फाइनेंशियल मैटर। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट वॉज एसोसिएटेड विद, तो ये हो जाएगा डिफेंस, ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज सॉ द हेडे ऑफ द वजारत, तो ये थे तुगलक डायनेस्टी। इसकी डिटेल हमने पहले देखी है, एक बार फिर से बॉक्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं। वजारत जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है विच इज़ रिकग्नाइज्ड अंडर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी नॉन इस्लामिक इंस्टीट्यूशन थे इंडिया में उसे रिपील किया गया, और जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल अंडर द एम्परर स्टैब्लिश किया गया, दैट वाज यूज्ड एज अ वजारत। द आइडिया इन अडॉप्टिंग वजारत एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज, ये इंस्पायर्ड हुआ था पर्शियन से बाय अब्बासी खलीफ के अंदर। इसके साथ साथ जो इसके ये हमने देखा है, पहले जो थे वजीर वो अपॉइंट किए गए थे महमूद गजनवी के द्वारा, और इनका नाम था अब्बास फजल अली अहमद, हु वॉज अकॉम्प्लिश्ड इन कंडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है उसको हम वजीर बोलते हैं, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द दीवाने वजारत, यहाँ पर देखा है। एंड ही हैड द पावर नॉट ओनली टू सुपरवाइज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट बट अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स को भी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंडर थी। एंड तुगलक पीरियड में इनका गोल्डन एरा था वजारत पोजीशन का, स्पेशली फिरोज शाह तुगलक के अंडर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टैक्स लेवाइड ऑन द लैंड प्रोडक्ट। सो लैंड प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से टैक्स थे? देखिए खुम्स हमने देखा है, ये लूटेड मनी होती है, तो अगर हम खुम को रिमूव करें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हट जाता है। जो खरज है एंड अश्र है, खरज भी हमने लैंड टैक्स देखा है, एंड अश्र भी एग्रीकल्चर लैंड में, अश्र का जो टैक्स था वो भी एग्रीकल्चर लैंड और उनके प्रोडक्ट के ऊपर लगता था। तो 1 और 3 जिसमें होगा तो ऑप्शन नंबर डी। मुक्ताई का मैंने गूगल सर्च किया कि मुक्ताई का मतलब बेसिकली फ्रीडम टैक्स होता है। आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज रिलेटेड टू लैंड वन। सो अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, बिकॉज और तो इन्फॉर्मेशन मुक्ताई के ऊपर मिली नहीं है। बट जो खरज है एंड अश्र है ये दोनों लैंड से और रेवेन्यू से रिलेटेड है। यहाँ पे खुम के बारे में दिया हुआ है कि खुम refers to the historically required religious delegation of Muslim army to pay 1/5 of the spoils of the war, the booty collected from non-believers after a military campaign. This tax was paid to the Caliph or Sultan representing the state of Islam. Rest of the others are levied on the land product. Next question है, which medieval king of India introduced the Ikta system? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। देखिए जो इक्ता सिस्टम है सबसे पहले अगर इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया अगर हम बोलेंगे तो वो थे गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद में इसको री इंट्रोड्यूस किया दिल्ली सल्तनत के टाइम में, जहाँ से मिडीवल इंडिया स्टार्ट होता है। सो दिल्ली सल्तनत में जो थे वो थे इल्तुतमिश। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके री इंट्रोड्यूस किया था, एंड बलबन ने भी इसको कंटिन्यू किया है। तो बहुत सारे लोगों ने एकता डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम के पीरियड की रिक्वायरमेंट क्या थी, थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ में इसको फॉलो किया है। बट सबसे पहले अगर इंडिया में बात करें तो वो थे गौरी, और अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वो थे इल्तुतमिश। और एकता होता क्या है? सो एकता सिस्टम जो होता है ये लैंड ग्रांट टू आर्मी ऑफिशियल, कोई भी आर्मी का बंदा होता है या ऑफिसर होता है उनको हम लैंड ग्रांट करते हैं, और ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, हेरिडिटरी नहीं होता, स्पेशली इन दिल्ली सल्तनत। तो लिमिटेड पीरियड के लिए हम लैंड ग्रांट करते हैं ताकि जो उस पर्टिकुलर लैंड की जो रेवेन्यू हो वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर आर्मी ऑफिशियल के पास जाए, ना कि सुल्तान के पास जाए। और ये क्यों करते थे? इन ल्यू ऑफ रेगुलर वेज एंड सैलरी देने के बजाय हम लैंड ग्रांट देते थे जो सुल्तान थे। और इसके बदले में जो मिलिट्री ऑफिसर थे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी सुल्तान को फॉर मिलिट्री सर्विस
तो ये उनको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को। इन द इस्लामिक एम्पायर ऑफ खलीफ, लैंड ग्रांटेड टू आर्मी ऑफिशियल फॉर लिमिटेड पीरियड इन ल्यू फॉर रेगुलर वेजेस। इक्ता सिस्टम स्टैब्लिश हुआ था 9th सेंचुरी एडी में टू रिवाइव द स्टेट ट्रेजरी व्हेन, जब फंड इनसफिशिएंट हो जाते हैं, टैक्स का कलेक्शन उतना नहीं होता, तो उस समय पे लैंड ग्रांट किया जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्ता सिस्टम? इन सब में से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू सुल्तान्स अकाउंट। ये सुल्तान्स अकाउंट में नहीं जाता, ये बेसिकली सैलरी के फॉर्म में जाता है जिस भी ऑफिशियल को लैंड ग्रांट की गई हो। इक्ता वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। उसके बाद है सियासतनामा वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम। सियासतनामा में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मेंशन किया गया है। एंड मुक्ति वाज सपोज टू मेंटेन द ट्रुप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता। मुक्तिस को ही हम इक्तादार्स भी बोलते हैं। इक्ता system in India was introduced by Iltutmish during the Sultanate period. According to this system, the owner of इक्ता या फिर इक्तादार या मुक्ति भी बोलते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन करे उस पर्टिकुलर एरिया में। रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज नॉट डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू सुल्तान्स अकाउंट, जबकि इट वॉज यूज बाय द मुक्ति टू मीट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो जनरली सुल्तान को सैलरी पे करना होता था इनको इन सब चीज़ों के लिए। जब सैलरी नहीं पे हो पाता था तो लैंड ग्रांट होती थी, वो खुद ही टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करे और उसी पैसे से सब कुछ मेंटेन करे। मुक्ति हैड टू मेंटेन ट्रुप्स आउट ऑफ दिस रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता फॉर द सर्विस फॉर सुल्तान। सियासतनामा किसने लिखा था? अबू अली हसन इब्न अली तुसी, दैट इज निज़ाम उल मुल्क ने लिखा था। इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्राइमरी इक्ता सिस्टम। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। ये ऑप्शन करेक्ट है। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। नहीं, ये इंडिजीनियस तो नहीं था, ये इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है जो खलीफा की तरफ से आता था। देन द ऑफिसर ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान। मीर बख्शी बेसिकली मुगल्स के टाइम पे हुआ करते थे आर्मी, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो ओनली ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। जो कंप्लीट स्टेट है या प्रोविंस बोल सकते हैं, इनको डिवाइड किया जाता था परगनाज में या फिर कस्बा में, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे परगना के उसको बोलते थे आमिल्स। आमिल्स जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करें। मुशरफ जो थे ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, ये अकाउंट्स मेंटेन करते थे परगना के। एंड जो खजानदार थे ये थे इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी, जिसको हम खजांची भी बोलते हैं। मीर बख्शी हेडेड द मिलिट्री डिपार्टमेंट, नोबिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये खलजी डायनेस्टी का पार्ट नहीं थे। सुप्रीम रूरल ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड कौन थे? चौधरीज। सो सल्तनत पीरियड में जो चौधरीज थे दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। सबसे ऊपर होते थे सुल्तान, उसके बाद सुल्तान के अंडर आते थे सुल्तान के जो गवर्नर्स होते हैं, और उनके अंडर फिर आएंगे अ विलेज हेडमैन जिसको हम चौधरी बोलते थे। सल्तनत पीरियड के पहले राइज जो होते थे वो चौधरीज के ऊपर हुआ करते थे, बट सल्तनत पीरियड में राइज की पावर को कम करते हुए चौधरीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू की। सो चौधरी वॉज द मेन रेवेन्यू कलेक्टर फॉर द विलेज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। श्रब जो है वो टैक्स किस पे लिवाई होता है? तो ये था टैक्स ऑन इरिगेशन। फिरोज शाह तुगलक डिटरमाइन टैक्सेस बेस्ड ऑन द कुरान। तो ये थे खरज, जजिया, खुम एंड जकात। ही लिवाइड इरिगेशन टैक्स शरब, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, दैट इज 10% रेट ऑफ द क्रॉप यील्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रिलीजियस स्कॉलर। इसके लिए भी उन्हें स्कॉलर से ही परमिशन लेनी पड़ी थी। देन फिरोज शाह तुगलक ने अबॉलिश किया था 28 टैक्सेस एट हिज टाइम। उन्होंने जो भी टैक्स लगाए या तो वो कुरान के अकॉर्डिंग लगाए या तो फिर उन्होंने जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनसे परमिशन लेके जो एडिशनल टैक्स लगाया वो लगाया। जवाबित क्या था? ये था स्टेट लॉ। जवाबित वॉज रिलेटेड टू द स्टेट लॉ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबुलरी ऑफ सल्तनत पीरियड। हादिस क्या था? हादिस को हम हादिद भी बोलते हैं, ये है इस्लामिक लॉ। It is the collection of biographic reports about the sayings, customs and doings of Prophet Muhammad and his companions. They also reflected on what Muhammad enjoined and tolerated in his presence or forbid.
तो जो जो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद ने जो फॉलो किया, क्या माना और क्या नहीं माना, क्या फॉरबिड किया, क्या अलाउ किया, ये सारे चीज़ का कलेक्शन हादित में लिखा जाता है। तो इट इज़ एन इस्लामिक लॉ। नेक्स्ट है फाजिल। फाजिल इन सल्तनत पीरियड मीन्स, तो इसका मतलब है एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार्स। अगर इक्तादार्स ने कुछ एडिशनल कुछ पेमेंट कर दिया सल्तनत को, उसको बोलते थे फाजिल। फाइंड आउट द टू मेन करेंसीज ऑफ सल्तनत पीरियड, तो ये था जितल एंड तनका, कॉपर एंड सिल्वर वाला, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड तनका सिल्वर कॉइन, तो ये था इल्तुतमिश। हु वॉज द मिडीवल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिल्वर कॉइन तनका, दैट इज इल्तुतमिश। जो कॉइन्स है तनका, शशगनी एंड जितल, ये किस मेटल से बने हुए थे? तो आंसर है सिल्वर एंड कॉपर। जो तनका है और शशगनी है ये दोनों सिल्वर कॉइन्स हैं, एंड जो जितल है ये है कॉपर कॉइन। इसके साथ साथ जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ऑन हुज कॉइन्स द नेम ऑफ द लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आंसर है अलाउद्दीन मसूद शाह। इनके कॉइन पे लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद जिनका नाम था अल मुस्तासिम, इनका नाम आया था। अल मुस्तासिम जो लास्ट खलीफ थे उनका टाइम पीरियड था 1242 से 58 एडी के बीच में, एंड जो खलीफ थे जिनका नाम था मुस्तानसिर, इनका नाम मेंशन किया था इल्तुतमिश के कॉइन पे, एंड मुस्तानसिर जो थे वो खलीफ थे बिटवीन 1226 से 1242 एडी के बीच में। तो इससे हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी अपलोड कर देंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।